हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली एनएचपीसी जेई के अंदर डिप्लोमा वालों की वैकेंसी आई थी। आप सभी के लिए मैं वीडियो भी लेके आया था। उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए वैकेंसी थी। तो आज मैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 5 अप्रैल 2022 को हुआ था। शिफ्ट 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टेक्निकल के, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 80 क्वेश्चंस आए थे। जनरल इंजीनियरिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, उन पे कभी और बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको उन 80 में से फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको उन पूरे के पूरे क्वेश्चंस का फुल पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। आपको ऐसा बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट तैयार ही नहीं, पूरे अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ओवरऑल एफिशिएंसी लो, इट इज फ्री फ्रॉम डर्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो एंड एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल इज पॉसिबल। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में कंट्रोल पॉसिबल है, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होती है, डर्ट कोई नहीं होगी इलेक्ट्रिक हीटिंग में, लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी इज लो। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब हमारे लिए यही करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पूछा है। अब देखिए, ये यहाँ पे अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्लीनलीनेस होता है, कोई भी डस्ट एंड ऐश नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमिकल होती है, इजी एंड सेफ होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाई एफिशिएंसी होती है। लगभग कितनी एफिशिएंसी होती है, उसको मार्क कर लीजिए, 75% टू 100% एफिशिएंसी होती है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड ऑफ हीटिंग, जिसमें सिर्फ 40 टू 60 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटिंग का ये पूरा चार्ट हो रहा है, जिसमें पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ये बहुत बड़ा चार्ट है। इसको आप आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, किस किस तरीके से हीटिंग का प्रोसेस होता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट द रोटर इज। ब्लॉक रोटर में रोटर क्या होगा, तो भाई रोटर ब्लॉक्ड है मतलब रुका हुआ है, तो क्या होगा, रेस्ट पर होगा। इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि इंडक्शन मोटर में दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक नो लोड और एक ब्लॉक रोटर। नो लोड टेस्ट का यूज हम करते हैं किस लिए, शंट ब्रांच पैरामीटर्स निकालने के लिए, ठीक है, और कांस्टेंट लॉस निकालने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट लॉस को सेपरेट करने के लिए, मतलब कोर लॉस अलग, फ्रिक्शन विंडेज लॉस अलग। फिर ब्लॉक रोटर टेस्ट को यूज करते हैं हम लोग सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स के लिए या फिर कॉपर लॉस के लिए। नो लोड टेस्ट यूज किया जाता है रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। ब्लॉक रोटर टेस्ट को करते हैं रेटेड करंट पे, लेकिन रिड्यूस्ड वोल्टेज पे, लगभग 8 to 10% ऑफ रेटेड। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द डायमीटर। डायमीटर का वैल्यू निकालना है एक सिंगल कोर केबल का, जिसको कि यूज करने 50 केवी के सिस्टम पे, सिंगल फेज सिस्टम पे। बोल रहा है इस केबल पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है मैक्सिमम, वो कितना है, 40√2 केवी पर सेंटीमीटर। तो आपको डायमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए मेरे भाई कि ये केबल जो दे रखी है आपको, इसका ये अंदर वाला पार्ट है, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेशन है और ये शीट है। तो ये इंटरनल रेडियस कंडक्टर की आर हो गई, शीट की रेडियस कैपिटल आर हो गई। ठीक है, कैपिटल आ रही है, कैपिटल आर। ठीक है ना। अब समझो कि कंडक्टर की सरफेस पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, कंडक्टर की सरफेस पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई मैक्स, मतलब ई बराबर होता है V अपॉन आर ln r बाय, ये होता है। ठीक है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज की कंडीशन क्या होती है, मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज की कंडीशन होती है R अपॉन आर इक्वल टू ई। तो इस R अपॉन आर की जगह E रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E डैश, मान लो V अपॉन आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, V अपॉन आर। दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब ये E डैश बराबर V अपॉन आर आ गया, तो यहां से R निकाल लेंगे, पीछे लिख लेते हैं E बराबर V अपॉन आर। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, V अपॉन E आ गई। V कितना दे रखा है, 50 केवी दे रखा है। ठीक है, और E कैसा है, अब देखिए ये V किस में है, RMS में, तो E भी किस में लेना पड़ेगा आपको, RMS में ही लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा RMS में। ठीक है, ये जो वैल्यू दी होती है जनरली RMS होती है। तो E का मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 होता है, तो RMS वैल्यू आ जाएगी 40 केवी पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे रख देंगे 40, ये कितना आ गया, 1.25, 40 केवी पर सेंटीमीटर, तो 1.25 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, डायमीटर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
इसको अलग से कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखिए बोल रहा है कि पावर प्लांट ऐसा, मतलब अगर पावर प्लांट के पास कोई भी रिजर्व कैपेसिटी नहीं है तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज कराता हूँ। जो लोड फैक्टर होता है वो क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड होता है ना। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट की कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो रिजर्व में कैपेसिटी कितनी होगी, जितना भी हमारे प्लांट की कैपेसिटी है माइनस जितना भी मैक्सिमम डिमांड है, ये सारे फॉर्मूले आपको पता है। अब बोल रहा है रिजर्व कैपेसिटी 0 है, तो प्लांट की कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड बराबर 0, तो प्लांट की कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड के बराबर हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए आप ध्यान से, जब एवरेज एवरेज तो ऊपर है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो गया, तो पीसीएफ एंड लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पीसीएफ विल बी इक्वल टू द लोड फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग द एनोड इज ऑफ। गोल्ड प्लेटिंग के केस में एनोड किस तरीके का होता है। अब ये गोल्ड प्लेटिंग क्या है, गोल्ड की परत चढ़ाना किसी एलिमेंट के ऊपर। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको इस डायग्राम में, कि ये जो चम्मच है ना, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करनी है। ये जो सॉल्यूशन है ये आपका गोल्ड क्लोराइड है, सिल्वर की स्पून है, ये कैथोड की तरह काम करता है, समझे। सिल्वर की जो स्पून है जिसपे परत चढ़ानी है वो कैथोड होता है, लेकिन जो गोल्ड की प्लेट है वो क्या होती है मेरे भाई, एनोड होती है, ठीक है। गोल्ड की प्लेट से एनोड होती है क्योंकि प्लस जुड़ा होता है, यहाँ पे माइनस जुड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड क्या होता है आपका, गोल्ड। इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग एनोड इज ऑफ गोल्ड, एनोड गोल्ड होता है, ठीक है। और फिर जिस पर प्लेटिंग करनी है वो आपका कैथोड की तरह काम करता है, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर स्पून हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए हो जाएगा, गोल्ड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर। ये सिंबल किस लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट में, जहां पे मैंने अर्थिंग एंड वायरिंग पढ़ाया है, तो वहां पे बहुत सारे मैंने आपको सिंबल्स बताए थे। अर्थिंग वायरिंग का सबसे फेमस सिंबल है ये। देखो मैं आपके लिए चार्ट भी लेके आया हूं जिसमें आप बहुत सारे सिंबल्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये 1 वे स्विच है सिंगल पोल, ये 2 वे स्विच का है, ये 3 पोल का है, ये मल्टीपल पोजिशन स्विच का है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट स्विच है ना, इसको मत भूलना, इंटरमीडिएट स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वो जो सिंबल था अजीब सा है ना, तो वो क्या है, देखो ये रहा, ये क्या है आपका सॉकेट का सिंबल है। किसका, सॉकेट का। अगर 6 एम्पियर की सॉकेट है तो एक बार होता है सर्कल, अगर 16 एम्पियर की सॉकेट है तो 2 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बार। तो आपको क्या दे रखा था, एक ही बार दे रखा है यहाँ पे, तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, सिंपल सॉकेट का सिंबल हो जाएगा। बाकी सारे के सारे और जो भी है जो आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो हाँ, ये वाला मत भूलना, ये वाला अक्सर पेपर में आ जाता है लैंप का। ये जो लैंप का है ना, ये लैंप का है सिंबल, ठीक है, इसे मत भूलना। क्लियर, एक्स होता है सिंपल लैंप के लिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल को क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 केवीए सिंगल फेज अल्टरनेटर इज 0.5 ओम। तो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम अल्टरनेटर का, है ना, सिंगल फेज अल्टरनेटर है। शॉर्ट सर्किट पर एक फील्ड करंट 40 एम्पियर की गिव्स फुल लोड करंट ऑफ 200। तो फील्ड करंट जब 40 एम्पियर है, इस केस में जो आई फुल लोड करंट है वो है आपके 200 एम्पियर, और ओपन सर्किट पे सेम फील्ड पर वोल्टेज कितना है, 1200 वोल्ट है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखा है 1200 वोल्ट। आपको सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालना है, तो बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो सिंक्रोनस इंपेडेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम फील्ड करंट। सेम फील्ड करंट, तो 1200 अपॉन 200 आ जाएगा, मतलब 6 हो गया। सिंपल सी बात, क्या आ गया, 6 ओम, ठीक है। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। इसका ग्राफ भी देख सकते हो, यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया है भाई, यहाँ पे है ना, ये ओसीसी है, ये एससीसी है, इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। तो ये सिंक्रोनस इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेम फील्ड करंट पे होना चाहिए दोनों, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर। अब ये क्या होती है भाई, तो देखो स्टेपर मोटर दो तरीके की होती है। इन जनरल जो स्टेपर मोटर वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे समझिए। एक तो होती है परमानेंट मैग्नेट और एक होती है वेरिएबल रिलक्टेंस। इनका ये जो नाम पड़ा है ये इनके रोटर को लेके पड़ा है, परमानेंट मैग्नेट रोटर एंड वेरिएबल रिलक्टेंस रोटर। अगर मैं इन दोनों को मिला के बनाऊं
तो मेरे पास जो मोटर बनेगी वो बनेगी हाइब्रिड। परमानेंट मैग्नेट प्लस वेरिएबल रिलक्टेंस किया जाए तो जो बनेगी वो बनेगी हाइब्रिड। तो फिर इस हाइब्रिड मोटर में तो क्या है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब ये चीज समझिए कि परमानेंट मैग्नेट में बहुत भारी होती है वो, है ना, भारी होती है, तो इस वजह से उसका जो इनर्शिया है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई भी भारी चीज है वो जल्दी मूव नहीं कर सकती, एक्सेलरेट नहीं कर सकती, तो लार्जर इनर्शिया स्मॉलर एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम स्टेप रेट इसमें कितना है, 300 पल्स पर सेकेंड, एक सेकंड में केवल 300 बारी घूम सकती है। वेरिएबल रिलक्टेंस वाली लो इनर्शिया वाली होती है, इसलिए ज्यादा एक्सेलरेशन और 1200 पल्स पर सेकेंड होता है। ये इनका डायग्राम है, ठीक है। बोल रहा है कि हाइब्रिड स्टेपर के लिए कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ग्रेटर टॉर्क पर यूनिट वॉल्यूम। सही बात है, टॉर्क ज्यादा पैदा होगा। स्मॉल स्टेप लेंथ, यस ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। लो इनर्शिया एंड वेट। अब देखिए हाइब्रिड में परमानेंट मैग्नेट आता है ना, परमानेंट मैग्नेट, हाँ पहला वाला भी है। हाई एफिशिएंसी एट लो स्पीड, जी हाँ इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, लेकिन लो इनर्शिया एंड वेट, क्या इसका इनर्शिया कम होगा। परमानेंट मैग्नेट का रोटर हुआ तो इनर्शिया तो क्या होगा, इनर्शिया हाई होगा, इनर्शिया क्या होगा, हाई। तो इस वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। लो इनर्शिया नहीं होगा हाइब्रिड का, हाई इनर्शिया होगा। इस वजह से जो पल्सेस हैं वो थोड़ी सी कम रहेंगी, ज्यादा पल्स नहीं हो सकती एक सेकंड के अंदर। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो भाई देखो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, इसमें क्या ये केवीएल लगाना है बस ऐसे। तो माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 8 माइनस का v इक्वल टू 0। v बराबर कितना आ गया, 18 माइनस 12 6 वोल्ट आ गया। खत्म क्वेश्चन। कितना आ गया, 6 वोल्ट। ये भी अब सिंपल सा ही क्वेश्चन है। करंट की वैल्यू पूछ रहा है आई की, तो ये रहा आपका आई करंट, ये रहा आपका आई करंट। 4 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 1 एम्पियर यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना गया, 3 एम्पियर चला गया, ठीक है, 3 एम्पियर चला गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए which of the following is not a valid advantage of fluorescent lamp। फ्लोरेसेंट लैंप का एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं फ्लोरेसेंट लैंप के बारे में कुछ बातें। देखो सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो क्या है कि फ्लोरेसेंट लैंप की जो एफिशिएंसी होती है वो 60 से 70 ल्यूमिनस पर वॉट होती है, या फिर 50 से 60 ल्यूमिनस पर वॉट भी कई जगह लिखा जाता है, 50 टू 60 भी होता है, ठीक है। इसको आप 50 से 60 ही याद रख लो, वो ज्यादा सही रहेगा, 50 से 60, ठीक है ना। चलो, जो ऑपरेटिंग लाइफ होता है वो लगभग 7500 घंटा होती है। कितना, 7500 घंटा इसका लाइफ है। अब इसमें देखिए जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्यों पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है। हाई ल्यूमिनस एफिशिएंसी सही है, लॉन्ग लाइफ जी हाँ है, लो रनिंग कॉस्ट जी ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन नो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, क्या स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं आता, ये गलत बात कर रहा है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट आता है, इसके अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट आता है, तो नॉट अ वैलिड एडवांटेज ये है ना, ये गलत चीज है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट आता है, ठीक है, तो ये एडवांटेज नहीं है। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट ये होता क्या है, ये है ना स्ट्रोबोस्कोपिक। चलो इसको फ्लिकरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब भी कोई एक पंखा है बहुत तेज गति से घूम रहा होता है तो हमें लगता है कि वो स्लो घूम रहा है, जब भी उस पर फ्लोरेसेंट लैंप की लाइट पड़ती है। तो लाइट जब फॉल करता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो इट अपीयर्स लाइक मूविंग स्लोली या फास्टली, कैसा भी टाइप का दिख सकता है। ज्यादातर ये जो चीज है ये कब होती है, ये दिखती कब है, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे होती है। जब लो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई होती है तो फ्लिकरिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है। जैसे कि आप अपने कमरे में जब आपके यहाँ सप्लाई कभी डिम हो जाती होगी तो ट्यूबलाइट फ्लिकर करती हुई दिखती होगी, क्यों, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो गई है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई पे नहीं दिखेगा। मेथड्स टू प्रिवेंट है ये। और डीसी सप्लाई के लिए भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ ये हेलीकॉप्टर भी है, ये हेलीकॉप्टर बहुत तेज तेज उड़ेगा, ठीक है। तो इसकी पंखड़ी आपको बहुत धीरे धीरे उड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में बहुत तेज घूम रही है। अभी ये GIF था, है ना, GIF था, लेकिन अब यहाँ पे चलता नहीं, सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से आपको दिखेगा नहीं वो GIF, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का ये आइडेंटिफाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो। तो ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। तो देखो आप इस डायग्राम को देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा मेजरमेंट अटेंड किया है तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये क्या है, ये वेंचुरी मीटर है। क्या है ये, वेंचुरी मीटर। क्या करता है ये,
रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है, किसी लिक्विड के रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है, किस गति से लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो ये जो नीचे यू शेप है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मैनोमीटर। तो ये जो यू शेप का जो होता है ये क्या होता है, मैनोमीटर होता है। किस लिए होता है, प्रेशर के लिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, which segment of a 7 segment LED should be lighted on to display the digit 1। अब 7 segment LED बनी होती है ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड शेप होता है, तो वहां पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ABCD वो भी आपको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि इसमें तो डायग्राम दिया नहीं है आपको। तो देखिए जो 7 सेगमेंट LED होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें आपको क्लॉकवाइज घूमना होता है। कैसे घूमना होता है, क्लॉकवाइज। देखिए पहले A से B, B से C, C से D, D से E, फिर F और फिर G। तो ये क्लॉकवाइज आपने घूम लिया। तो ABCDEFG बनाना क्या है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, 1 तो ये बनेगा, ये वाला 1 है। तो कौन कौन सी लाइट जलेगी, देखिए 1 के लिए B और C है। तो ये मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे समराइज कर दिया है। आप अलग अलग शेप्स के लिए इनको वेरीफाई करके देख लीजिएगा, जिससे आपके भी माइंड में एक मैपिंग हो जाएगा। अगर कभी और किसी डिजिट के लिए आए तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B और C आ जाएगा। सेगमेंट B एंड C को लाइट अप करना पड़ेगा 1 के लिए, ठीक है। चलिए भाई आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन स्टेट ट्रू फॉल्स, ठीक है। डीसी मशीन की टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग नो लोड लॉसेस ऑफ लार्ज डीसी शंट मोटर इज स्विनबर्न्स टेस्ट। बताइए क्या ये सही कह रहा है, नो लोड लॉस निकालते हैं स्विनबर्न्स टेस्ट से? जी हाँ बिल्कुल निकालते हैं। फिर बोल रहा है रिटार्डेशन टेस्ट किस लिए होता है, स्ट्रे लॉसेस के लिए होता है। क्या ये सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्तों, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू। मैंने अब आपके लिए सारे के सारे टेस्ट जो है यहाँ पे समराइज कर दिए, आप फटाक से इनको रिवाइज कर लीजिए। देखिए स्विनबर्न्स टेस्ट, कांस्टेंट लॉसेस या नो लोड लॉसेस। रिटार्डेशन टेस्ट जैसा कि हमने पढ़ा अभी, स्ट्रे लॉसेस। हॉपकिंसंस टेस्ट फुल लोड टेस्ट होता है, इसमें परफॉर्मेंस पता पड़ता है और टेम्परेचर राइज के बारे में मालूम चलता है, ठीक है। फील्ड टेस्ट सीरीज मोटर के लिए होता है, इससे भी स्ट्रे लॉसेस निकाल सकते हैं। ब्रेक टेस्ट इससे एफिशिएंसी निकालते हैं छोटी मोटर की। फिर ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस। ये ट्रांसफार्मर में होते हैं, डीसी वाली में लिखा था, चलो कोई ना, बट समराइज हो गया, यहाँ पे पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास एक जगह उतरा हुआ नहीं है तो किसी शॉर्ट नोट्स की कॉपी में इसको पूरी चार्ट को उतार लेना, ठीक है भाई। चलिए, अ गुड हीटिंग एलिमेंट, एक गुड हीटिंग एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो भाई कोई भी हीटिंग एलिमेंट में ज्यादा टेम्परेचर पैदा होना चाहिए, ज्यादा लॉस होना चाहिए, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रो एल अपॉन ए होता है ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा रखना है तो लॉस ज्यादा चाहिए, और लॉस ज्यादा के लिए रेजिस्टेंस शुड बी मोर, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं उसे। एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, क्या टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ उसका रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए? जी नहीं, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो लॉस चेंज हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए लो। तो हाई एंड लो आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हाई रेजिस्टिविटी, जो कि क्वेश्चन ने पूछा था। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही जल्दी नहीं पिघलना चाहिए। ऑक्सीडेशन से फ्री होना चाहिए, एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होना चाहिए, ठीक है। फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा, नॉन कोरोसिव, डक्टिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो सिंपल बातें हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ लाइटिंग इज द लाइट डिस्ट्रीब्यूशन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस अप्रॉक्सीमेटली द सेम? अभी तक पूछता था ऊपर कहां ज्यादा होगी, नीचे कहां ज्यादा होगी, अब बोल रहा है दोनों डायरेक्शन में सेम हो। तो दोनों डायरेक्शन में सेम किसके लिए होते हैं मेरे भाई, डिफ्यूज लाइटिंग के लिए होती है। इसके लिए डिफ्यूजिंग लाइटिंग के लिए। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे जनरल डिफ्यूजिंग लाइटिंग। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में क्या है, सेम लाइट जा रही है, ऑलमोस्ट 40 to 60% डाउन, 60 to 40% अप। बाकी सब दे रखा है, देखिए डायरेक्ट ज्यादातर नीचे, सेमी डायरेक्ट थोड़ा ज्यादा नीचे थोड़ा ऊपर। अब इस तरीके से आप बाकी सब भी देख सकते हैं ना, ये डायरेक्ट है, ये सेमी डायरेक्ट है, ये सेमी इनडायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। ओके, आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये। 3 फेज ट्रांसफार्मर के हार्मोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
with reference to the delta-delta connection of a three-phase transformer state true false for following statement. It is satisfactory for both balanced and unbalanced loading. अगर आपके पास बैलेंस लोड है या अनबैलेंस लोड हो, दोनों में डेल्टा कनेक्शन पॉसिबल है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि थर्ड हार्मोनिक डज नॉट अपीयर इन द आउटपुट वोल्टेज वेव। आउटपुट मतलब ये लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है, जनरली लाइन वोल्टेज वेव की बात कर रहा है, उसमें थर्ड हार्मोनिक नहीं आता है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूं। आई डोंट नो आपने ये डायग्राम पहले देखा है या नहीं देखा है, लेकिन ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये 3 वाइंडिंग, टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं इसे, ठीक है। जनरली सब स्टेशन पे यूज करते हैं इसे, सब स्टेशन को सप्लाई देने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखिए जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट ये फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जीरो सीक्वेंस फ्लो नहीं करेगा। देखिए ये वैल्यू 0 0 है, 0 एम्पियर है। यहाँ पे क्यों फ्लो नहीं कर रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूट्रल पाथ नहीं है, नो न्यूट्रल, इस वजह से यहाँ पे कोई जीरो सीक्वेंस फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल है, इसलिए जीरो सीक्वेंस फ्लो कर रहा है। लेकिन डेल्टा में जो जीरो सीक्वेंस है ना, वो इस लूप के अंदर सर्कुलेट करता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर जो बाहर में लाइंस इसकी निकलेंगी, बाहर लाइन निकलेंगी, तो फेज के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, लाइंस में होगा कि नहीं होगा? तो लाइंस के अंदर थर्ड हार्मोनिक नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि डेल्टा को आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और थर्ड हार्मोनिक डज नॉट अपीयर इन द आउटपुट वोल्टेज। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू है, सत्य कथन है भाई, ठीक है ना। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है सेशन, पसंद आ रहा है, सॉल्यूशंस बढ़िया लग रहा है, तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a hard magnetic material? Is a hard magnetic material. Hard magnetic material कौन सा है इनमें से? तो दो तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। सॉफ्ट का जो शेप है बहुत नैरो होता है, हार्ड का शेप बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। सॉफ्ट में हिस्टैरिसीस लॉस कम, हार्ड में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप जानते होंगे कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से क्या बनाते हैं हम? मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं या इंडक्टर्स बनाते हैं। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, है ना, डीसी मोटर्स के लिए, लाउड स्पीकर्स के लिए। अब मेन चीज है इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, मतलब किस चीज से बनते हैं ये? तो देखो, आयरन सिलिकॉन अलॉय से बनता है, निकल आयरन अलॉय से बनता है, या फिर आयरन से बनता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और हार्ड किस किस से बनते हैं? देखिए मैक्सिमम जो पूछा जाता है पेपर में वो आल्निको है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया और एग्जाम्पल जोड़ना पड़ेगा अपने डिक्शनरी में, फेराइट्स। फेराइट से ही बनता है। और नियोडीमियम करके मैग्नेट्स आती है, तो मार्केट में ही मिलती है, बहुत फेमस है। आई थिंक आप में से कई लोगों ने इसके साथ खेला भी होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे नियोडीमियम मैग्नेट्स के साथ। तो ये सारी आपकी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आती है। तो निकल आयरन, आयरन सिलिकॉन, आयरन, ये सारा का सारा एग्जाम्पल सॉफ्ट का है। फेराइट इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। बोल रहा है नॉट अ करेक्ट वोल्टेज फॉर प्राइमरी ट्रांसमिशन। अलग अलग ट्रांसमिशन लेवल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? 11। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं 66, 132, 220, 400, 765। इसको मत भूलना भाई, है ना, इसको मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है 33, बाकी के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। पूछ रहा है कौन सा इनमें से करेक्ट वोल्टेज लेवल नहीं है प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए। तो आप बताइए, क्या भाई 11 केवी पे प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है क्या? नहीं होता है। 11 केवी तो जनरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आ गए हम 20th क्वेश्चन पे आ गए। पढ़ो भाई क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अगर ओपन डैश आर ओपन या फिर क्लोज्ड कंड्यूट्स व्हिच कैरी वाटर टू द टरबाइन। तो वो पाइप का नाम क्या है जो कि पानी लेके जाता है? सबको मालूम है भाई, पैन स्टॉक है, ठीक है। और उसको हैमर इफेक्ट से बचाने के लिए सर्च टैंक का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल पैन स्टॉक इज द आंसर। ओके, अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए तो मैं सच में बहुत खुश हूं। आप पेशेंसफुली चीजों को समझ सकते हैं और डिटेल एनालिसिस को देख सकते हैं। इस चीज के लिए आप अपने पैट पे बैक पे पैट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी पीठ थपथपा लीजिए, आपके अंदर बैठने की क्षमता है, देखने की क्षमता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि आज का टाइम जो हो गया है वो तो किसका हो गया? आज का टाइम हो गया है शॉर्ट वीडियोस का। तो वो आपके अंदर अभी
चीजें बची हुई हैं जो कि होनी चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, वेरी गुड। तो ये डायग्राम है, सिंपल डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ इस पे। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए कलेक्टर का लोड है 2 किलो ओम और इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम। करंट गेन भी दे रखा है 50, तो करंट गेन को AI से लिखते हैं 50 किलो ओम। लोड का रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। जो कलेक्टर का रेजिस्टेंस है ना उसी को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, RCB यही है। और इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे भाई 1 किलो, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे? वोल्टेज गेन पूछ रहा है। तो वोल्टेज गेन का क्या होता है दोस्तों? एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना पड़ेगा आपको, कसम है आपको, समझ गए ना। चलो भाई देखो, बोल रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग एच पैरामीटर, ये एच पैरामीटर का मॉडल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज गेन का? वो होता है करंट गेन इनटू लोड का इंपेडेंस डिवाइड बाय इनपुट इंपेडेंस। क्या होता है? करंट गेन इनटू लोड इंपेडेंस डिवाइड बाय इनपुट इंपेडेंस। और करंट गेन का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का HF अपॉन 1 प्लस H नॉट ZL, माइनस HF डिवाइड बाय 1 प्लस H नॉट ZL। HF फॉरवर्ड वाला हो गया, है ना, ये वाला हो गया HF, यहाँ पे दे रखा है देखो, ये HF है, I2 अपन I1 का रेशियो हो जाएगा HF हो जाएगा I2 अपन I1 का रेशियो। और H नॉट क्या हो जाएगा? देखो H नॉट भी यहीं से निकलेगा, वो I2 अपन V2 का रेशियो हो जाएगा, I2 अपॉन V2 का रेशियो हो जाएगा। तो ये तो क्या है? करंट का रेशियो है, लेकिन ये आपका एडमिटेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मो, ठीक है ना। वोल्टेज गेन पूछा है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, करंट गेन लिख देंगे 50, लोड रेजिस्टेंस है 2, इनपुट रेजिस्टेंस है 1, आंसर आ गया 100। खत्म खेल। क्या आंसर आ गया? ए इज करेक्ट। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको विद रेफरेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इलेक्ट्रिकल करंट। कितना कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा उसको सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा करेगा उसको सबसे बाद। सबसे कम कौन करेगा? पहले कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन है इनमें? सिल्वर है। फिर सेमीकंडक्टर, वो कौन है? जर्मेनियम है। और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा? इंसुलेटर, जो कि आपका ग्लास है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सी आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, देखिए इसको एक बार क्या कह रहा है। व्हाट वैल्यू ऑफ अ सीरीज रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है थ्रू एन एलईडी टू 20 मिली एम्पियर विद अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट विद अ 10 वोल्ट सप्लाई। बेसिकली आपके पास एक 10 वोल्ट की सप्लाई है, आपके पास एक एलईडी भी है, इस एलईडी में एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगाया गया है, ठीक है ना भाई। ऐसा कुछ सर्किट है जिसमें बोल रहा है ये 2 वोल्ट का ड्रॉप है। क्या है? 2 वोल्ट का ड्रॉप। यहाँ पे आपको दे रखा है कितना? रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, 10 वोल्ट की सप्लाई है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों? करंट फ्लो कर रहा है आपका 20 मिली एम्पियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या फिर आप ऐसे लिख दो, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 2 डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 मतलब 8 डिवाइड बाय करंट। करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। 8 अपॉन 20 मतलब 4 से 2 बाई 5 0.4 इंटू दिस 400 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 400 ओम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िया, आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम शानदार, ठीक है। देखो सबको पता है इसका फॉर्मूला है ना, इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू निकालना है आपको जब आपका एक कंडक्टर जो कि इतनी लेंथ का है 0.5 मीटर का, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उसकी दे रखी है 1.5, तो बी दे रखा है 1.5 टेस्ला, और लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और वेलोसिटी भी दे रखी है 60 मीटर पर सेकंड। सब कुछ तो दे दिया, तो बस फिर खत्म। E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा लगा देंगे इसमें, ठीक है। B हो गया 1.5, L हो गया 0.5, V हो गया 60 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 1/2 30 1/2 30 32.5 15 15 15 2 25 22.5 22.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। हो गया खत्म। 22.5 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड वोल्टेज। चलिए आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग साइनसॉइड इनटू फेजर फॉर्म। फेजर फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करना है इसे। तो क्या होता है भाई, देखो जैसे अगर आपको कभी भी ये दे रखा है z इक्वल्स टू a प्लस JB, इसे आप क्या कहते हो दोस्तों? रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हो।
क्या कहते हो इसे, रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हो ना। हाँ, अब अगर इसी का मैग्नीट्यूड और एंगल ले लें, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल लिख दें, z बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ z एट एंगल थीटा, ऐसे फॉर्म में लिख दें इसे, तो ये हो गया पोलर फॉर्म। क्या हो गया, पोलर फॉर्म। अब हमें तो साइनसोइडल एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, एंगल ये रहा, यही क्या हो गया, इसका पोलर फॉर्म हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा सी, 10 एट द एंगल -30 डिग्री एम्पियर्स। ओके, बिल्कुल सही सर। चलिए भाई, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है, देखो। इफ द मेजरमेंट इंडिकेट्स अ वैक्यूम ऑफ 150 टर, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बढ़िया नया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं पता होगा, मैं इसको बहुत प्यार से समझाऊंगा, देखना। इफ द मेजरमेंट इंडिकेट्स अ वैक्यूम ऑफ 150 टर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा। अब पहली बात तो ये वैक्यूम और एब्सोल्यूट प्रेशर में डिफरेंस क्या है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। देखिए समझिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इसमें एक गैस की मॉलिक्यूल्स है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स। इस गैस मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया और इससे सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स बाहर खींच लिए। आइडियली सारे हो सकते हैं, वैसे प्रैक्टिकली थोड़े तो रह ही जाएंगे, लेकिन मान लेते चलिए सारे गैस मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, तो ये क्या बन गया आपके पास, एब्सोल्यूट वैक्यूम। क्या बन गया, एब्सोल्यूट वैक्यूम। ठीक है, बस, तो ये वैक्यूम की कंडीशन हो गई। तो व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर आर रिमूव्ड, द प्रेशर रिड्यूसेस टू 0। दिस प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या एब्सोल्यूट वैक्यूम। मतलब ये बिल्कुल नीचे है, एकदम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है ये। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये क्या है, ये हमारा घर है, ये सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है ये। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हवा है वो हर एक चीज के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है, जब आंधी चलती है तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, जिससे हम पीछे की तरफ धकेलते हैं। नॉर्मल हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, इसलिए हमें फील नहीं होता। तो वो क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है, 101325 पास्कल। आई थिंक आपने ये पढ़ा भी होगा, है ना। चलो बढ़िया। तो दो टाइप के प्रेशर हो गए, एक एब्सोल्यूट और एक एटमॉस्फेरिक। तो देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है उसको यहाँ पे रेफरेंस मानते हैं, एब्सोल्यूट वैक्यूम को, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को यहाँ रेफरेंस मानते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, अब प्रेशर मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस बनाओ, या फिर आप एब्सोल्यूट प्रेशर को रेफरेंस बनाओ। एब्सोल्यूट प्रेशर को रेफरेंस बनाओ, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को, सॉरी, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर अलग चीज है, एब्सोल्यूट प्रेशर अलग चीज है। तो जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक में से वैक्यूम का माइनस कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर बच जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर बच जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 760 टन होता है, ये भी आपको पता होगा। सिंपल सी भाषा में बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे आपको दे रखा था वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम का प्रेशर कितना दे रखा है, 150 टन। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, जो कि कितना होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम प्रेशर। समझ गए, एटमॉस्फेरिक होता है 760, वैक्यूम हो गया 150, खत्म काम, आंसर आ गया 610 टन। बस खेल खत्म क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन एक थोड़ा सा याद रखना है, और एक्स्ट्रा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जनरल इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, तो इस साल भी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको याद रखेगा, इस फॉर्मूले को। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, हाँ, ये एक और डायग्राम था, इसमें आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब रेफरेंस लेते हैं तो गॉज प्रेशर अलग से आता है, और एब्सोल्यूट प्रेशर को रेफरेंस लेते हैं तो, मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम को रेफरेंस लेते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको जो बताया ये कंप्लीट नॉलेज है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा इसमें कुछ सीखने को है नहीं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ इस पे। अप टू अ वोल्टेज ऑफ डैश पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स आर यूजुअली ऑफ ड्राई टाइप। अब ये आ गया एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, एकदम डेटा वाला क्वेश्चन। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए धूड़ निकाला है, ये क्वेश्चन का पूरा थ्योरी देखिए, ये दे रखा है। अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, कभी भी अब आपका ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा बनेगा आपसे। ठीक है, अप टू वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट पीटी को बोलते हैं, पीटीस आर यूज्ड एज ड्राई टाइप। 5000 वोल्ट तक के लिए ड्राई टाइप होता है। ठीक है ना,
फिर 5000 से लेके 138 केवी लिखा है, 138 केवी या तो ड्राई टाइप होगा या फिर ऑयल इमर्ज्ड टाइप होगा। एंड फिर उसके बाद लिखा है एक्सीडिंग 138 केवी 138 केवी दे आर ऑलवेज ऑयल इमर्ज्ड टाइप। तो 5000 तक ड्राई, 5005 केवी से लेके 138 केवी तक ड्राई और ऑयल इमर्ज्ड, और 138 केवी से ज्यादा ऑयल इमर्ज्ड होता है। और आप सबको मालूम ही है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है ये कितना होता है, 110 वोल्ट होता है। पीटी का 110 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5000। ड्राई टाइप 5000 तक होता है, ठीक है। चलो अब ये क्या है, ये तो बच्चों वाली चीज है, रात रात में नींद में भी कर दोगे। 20 5 का पैरेलल कितना हो गया, 20 × 5 अपॉन 25, वो आ गया कितना 4, और 10 और 10 40 का पैरेलल कितना आ गया 400/50 मतलब 8, 4 और 8 का सीरीज आ जाएगा तो 12 ओम आ जाएगा। 4 + 8 कितना आ जाएगा 12 ओम। खत्म क्वेश्चन, सिंपल है ना। 4 यहां से बनेगा, 8 ये बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। बहुत ही सिंपल है, ये क्या होता है, ये ओमेगा होता है 50 पाई, जो कि बराबर होता है 2 पाई एफ के। 2 पाई एफ 50 पाई, एफ कितना आ गया 25 आ गया, एफ 25 हर्ट्ज आ गया, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1/f, मतलब 1/25.04, जिसको हम लिख सकते हैं कितना 40 मिली सेकेंड। 40 मिली सेकेंड है कोई ऑप्शन? ओमेगा की वैल्यू, अच्छा ओमेगा ही निकालना था, एफ नहीं निकालना था, ठीक है। 40 मिली सेकेंड एंड 50 पाई, डी, राइट, बिल्कुल सही। आ जाइए हमारे 30th नंबर के क्वेश्चन पे। फैंटम लोडिंग, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। फैंटम लोडिंग क्या होती है, जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी डिवाइस को डायरेक्टली लोड करके उसकी टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि अगर कोई बड़ा डिवाइस है उसको डायरेक्टली लोड करना पड़ा उसकी रेटिंग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड हमें अरेंज करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी लॉस होंगे और कोई काम का है नहीं, सिर्फ डिवाइस को टेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमें मिनिमम खर्चा चाहिए होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, है ना, एक इनडायरेक्ट लोड लगाते हैं, एक इनडायरेक्ट लोड, डायरेक्ट लोड नहीं लगाते, एक इनडायरेक्ट लोड लगाते हैं, ठीक है। तो फैंटम लोडिंग जब हम पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक ले आऊंगा तो हम समझेंगे डिटेल में। फिलहाल फैंटम लोडिंग को और नाम पूछ रहा है, और क्या कहते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट कहते हैं। काम क्या है इसका, फैंटम लोडिंग का काम है बिना लॉसेस ज्यादा किए, मतलब कम लॉसेस के अंदर भी डिवाइस की टेस्टिंग कर लेना, उसे फैंटम लोडिंग कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, I1 I2 I3 दे रखा है, टोटल करंट पूछ रहा है। I1 ऊपर जा रहा है कितना है 10 है, I2 नीचे जा रहा है 15, ऊपर जा रहा है कितना 20, तो 20 और 10 30 ऊपर जा रहा है 15 नीचे जा रहा है, तो बचा कितना, IT बचा 10 + 20 - 15, ना आ गया 15 एम्पियर। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ये है मस्त क्वेश्चन भाई। Which of the following is an example of a non-Newtonian fluid? Non-Newtonian fluid कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो देखिए समझिए, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। आपने, मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे ये लगता है कि आपने ये वीडियो तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक बॉक्स में जो भी आदमी होता है वो थप 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 मुक्के मार रहा होता है, और जब मुक्का मारता है तेज तो उसके हाथ नीचे नहीं जाता है, लेकिन जब वो आराम से उंगलियां ले जाता है तो हाथ नीचे चला जाता है। तो देखिए नॉन न्यूटोनियन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या फर्क होता है, आज आपको मैं समझाता हूँ, है ना। मस्त चीज है, बहुत ही मजा आएगा। देखो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है दैट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट विस्कोसिटी, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डू नॉट हैव कांस्टेंट विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, डू नॉट हैव कांस्टेंट। वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड था, ये क्या था, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ये वाला ना, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और भी एग्जांपल है, देखो अभी आगे बताता हूँ। तो देखो इनकी कांस्टेंट विस्कोसिटी नहीं होती, ये ओबे करते हैं कांस्टेंट विस्कोसिटी को, ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसमें कांस्टेंट रहती है, ठीक है, गाढ़ापन कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें विस्कोसिटी क्या करती है, वेरी करती है, बस आपको यही याद रखना है। जैसे कि भाई देखो इस वाले के अंदर हमने जब पंच मारा तो ये एकदम गाढ़ा हो गया, एकदम मजबूत हो गया, और हमारा हाथ अंदर नहीं जा रहा है, तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। लेकिन जब आराम आराम से उंगलियां डालेंगे तो चला जाएगा, तो पानी के जैसे बिहेव कर रहा है, तो इसकी विस्कोसिटी कम हो गई, तो विस्कोसिटी वेरी कर रही है किसकी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, और यही इसकी खास बात है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि सस्पेंशन, ये रहा सस्पेंशन, है ना, जेल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब सिंपल फ्लूइड, जैसे कि ये वाटर है, ग्लिसरॉल है, एल्कोहल है,
मिनरल ऑयल है, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रिएंट फ्लूइड हो गए। अब यहाँ पे ये मैंने फोटो क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, पीनट बटर, ठीक है। तो पीनट बटर किसका एग्जांपल है, नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड का ही एग्जांपल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे, क्या निकालना है आपको, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 6 किलो ओम के अक्रॉस। बहुत ही सिंपल है, 6 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको चाहिए दे रखा है, तो आप क्या करो यहाँ पे, ये करंट निकाल लो, इस ब्रांच में करंट निकाल लो। तो करंट डिवीजन कितना आ जाएगा, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच वाला करंट होता है 9 डिवाइड बाय 9 प्लस 12 और 6 का सम मतलब 18, तो 9/27 मतलब 9/27 1/3 10 मिली एम्पियर आ गया, 10 मिली एम्पियर करंट आ गया। 6 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर 6K इंटू 10 मिली, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट आ गया, 60 वोल्ट इज करेक्ट, ठीक है। ओके, इन स्टीम पावर प्लांट्स द डैश इज द पार्ट ऑफ द ऐश हैंडलिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ऐश को हैंडल करता है, ऐश मतलब जो राख उड़ती है कोयले को जला के, वो, तो बताइए भाई कौन सा है। सही पकड़े हो, इकोनोमाइजर तो फीड वाटर को करता है, बॉयलर पानी को भाप में बनाता है, बॉल मिल का भी अपना एक काम है। यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जी हाँ, ये क्या करता है, जो भी फ्लू गैस जा रही होती है उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, अपने पास रख लेता है, और जो एटमॉस्फेयर में एयर जाती है वो साफ एयर जाती है, जिससे कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर डस्ट पार्टिकुलेट है वो ना फैले, है ना, राख ना फैल जाए पूरे शहर के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये ऐश हैंडलिंग का सिस्टम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम भी दे रखा है, ये इनकमिंग गैस विद पार्टिकुलेट, देखिए पार्टिकुलेट्स के साथ गैस एंटर करती है यहाँ पे ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो बाहर गई है ये क्लीन गैस है, पार्टिकुलेट फ्री आउटगोइंग, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई लगा के चार्जेस को आयनाइज करके अपने पास अट्रैक्ट कर लिया जो पार्टिकुलेट से होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में मुझे ये बताएंगे फटाफट से, मतलब सारे के सारे बच्चे, की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी एफिशिएंसी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, विच फॉल्ट इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। तो भाई यहाँ पे आर, वाई और बी तीनों ही आपस में क्या हो गए हैं, शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। तो जब तीनों ही आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो ऐसे फॉल्ट को क्या कहते हैं दोस्त, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। और तीनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, ग्राउंड से भी कनेक्ट है, तो ये ट्रिपल एल जी का फॉल्ट है। क्या है, ट्रिपल एल जी है। और दूसरा ये है कि अब आप मुझे बताइए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट का कितना परसेंटेज ऑफ फॉल्ट अकरेंस होता है ना, कि कौन सा फॉल्ट कितने परसेंटेज के लिए अकर होता है, सबसे ज्यादा एलजी होता है, फिर और कम परसेंटेज में डबल एल होता है। तो आप बताइए सिमेट्रिकल फॉल्ट का कितना परसेंटेज अकरेंस है, ठीक है, कितने परसेंटेज पे अकर होता है, ठीक है ना, बताना सबकी सब कमेंट्स में। इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है यहाँ पे, 3 फेज मोटर है, ड्रॉ कर रही है 5.6 किलोवाट पावर, 5.6 किलोवाट पावर ड्रॉ कर रही है, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन अपरेंट पावर ऑफ 7000। तो रियल पावर दे रखा है 5600 और अपरेंट पावर दे रखा है 7000, ठीक है ना, वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव पावर निकालना है, तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से जा सकते हैं, या तो हम S बराबर, ये क्या हो गया, या तो हम यहाँ पे क्या करें, ऐसा लगा दें, S बराबर √p² प्लस q² होता है ना, इसको सॉल्व करें तो q बराबर √s² माइनस p² हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। या फिर कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहते हो, स्क्वायर वगैरह से बचना चाहते हो, तो एक तरीका और भी सोच सकते हो, क्या, देखो फॉर्मूला होता है क्या, cos phi बराबर p/s एंड sin phi बराबर q/s, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसे नोट कर लेना, cos phi बराबर p/s, sin phi बराबर q/s। तो यहां से cos phi निकाल लो, cos phi कितना आ जाएगा, यहां से cos phi जो आएगा आपका निकल के वो कितना आएगा भाई, 5600 p/s करेंगे, 5600 अपन 7000 0.8 आ जाएगा। अगर cos phi 0.8 आ गया तो sin phi कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, sin phi कितना आ गया 0.6। तो q कितना होता है, s sin phi, q कितना होता है, s sin phi होता है, s sin phi, तो बस 0.6 इंटू sin phi, सॉरी 0.6 sin phi हो गया, s कितना है 7000, कितना आ गया 4200 वाट्स, ठीक है, 4.2 kVAR, 4.2 kVAR में भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसको रब कर दें, थोड़ा अजीब सा दिखा है, इस चीज को रब कर देते हैं। क्लियर हो गया ना सभी को, बिल्कुल हो गया सर, एकदम करेक्ट आंसर है। चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर वगैरह होगा थोड़ा दिक्कत होगी। आ जाइए इस क्वेश्चन पे,
एल इक्विवेलेंट निकालना है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन भाई मुझसे तो नहीं होगा, आप ही आंसर बता दो इसका क्या होगा। क्या कह रहे हो? अच्छा आ गया आपका, बहुत बढ़िया। तो भाई बिल्कुल आ ही जाएगा। 12 और 4 का पैरेलल क्या हो गया? 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 4, 48 से 16 मतलब 3, 3 और 2 का सीरीज मतलब 5, 5 हेनरी इज करेक्ट आंसर। छोड़ो खत्म। आ जाओ इधर। सीरीज आरएलसी सर्किट है, आर दे रखा है, एक्सी दे रखा है, एक्सएल दे रखा है, इंपेडेंस क्या होगा? तो देखो जब भी सीरीज में आर एक्सएल, आर एल और सी दे रखे होते हैं, जो आर होता है ये जे एक्सएल होता है, ये माइनस का जे एक्सी होता है, ठीक है ना? इस तरीके से बनता है। तो इंपेडेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस का जे एक्सी। कितना आ जाएगा? Z इक्वल टू 50 प्लस का जे 30 माइनस का जे 90। कितना आ गया? 50 माइनस जे 60। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ओवरऑल, है ना? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 50 माइनस जे 60 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इन कैडमियम कॉपर कंडक्टर एडिशन ऑफ 1% टू 2% कैडमियम टू कॉपर इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय अप्रोक्सीमेटली कितना? दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना? एकदम अभी एक वो ड्राई टाइप वाला था पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, अब यहाँ पे आ गया। तो बोल रहा है कि 1 से 2% कैडमियम मिलाने से कॉपर में टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। भैया कितनी बढ़ जाती है? तो देखिए इसका भी तोड़ पूरा का पूरा धूड़ मारा है ऋषभ सर ने, आपके प्यारे ऋषभ सर ने। देखो भाई ये लिखा हुआ है पूरा ग्रंथ, सीधे कॉपी में बुक में से उठा के छाप दिया है उसने क्वेश्चन। कैडमियम कॉपर द कंडक्टर मटेरियल नाउ बीइंग एम्प्लॉयड इन सर्टेन केसेस कॉपर अलॉयड विद कैडमियम। कहीं कहीं पर हम जो मटेरियल यूज करते हैं ट्रांसमिशन के कंडक्टर में, वो कॉपर यूज करते हैं कैडमियम के साथ। आप ये पूरा पढ़ो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कितनी? 50% से। सीधे सीधे डेटा दे रखा है, 1 से 2% मिलाने में 50% बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट डेटा देखो क्या आने वाला है। नेक्स्ट डेटा देखो आप पेपर में यही आएगा कि पूछेगा भाई जो कंडक्टिविटी है वो कितनी रिड्यूस होती है? तो कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है 15% बिलो दैट ऑफ प्योर कॉपर। तो कॉपर की कंडक्टिविटी 15% घट जाती है कैडमियम मिलाने से, और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसको यूज किस लिए करते हैं, कहां काम आता है इसका? तो इसको हम यूज करते हैं दोस्त एक्सेप्शनली लॉन्ग स्पैन्स के लिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा रहे हैं? जिससे सैग ज्यादा ना आए, ठीक है? तो बहुत लंबी दूरी तक जब आपको स्पैन चाहिए होता है, दो टावर्स के बीच में बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपको टाई करनी होती है, बांधनी होती है, तो इसका यूज करते हैं कैडमियम कॉपर मटेरियल का, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया इसका? 50%। एक्सेप्शनली लॉन्ग स्पैन, 15% से कंडक्टिविटी रिड्यूस एंड 50% से टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज। And this is the last question of today's class. In which of the following is the heating obtained with the help of eddy current? बता दो यार, क्या रेजिस्टेंस के अंदर होगा, बॉम्बार्डमेंट हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग? ऑब्वियसली बात है, एडी करंट जो है वो किसमें इंड्यूस होगा? इंडक्शन हीटिंग के अंदर एडी करंट्स इंड्यूस होते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल पे होते हैं, ठीक है? सो दिस इज द सेट 1 ऑफ पेपर, मतलब शिफ्ट 1, उसका सेट 1 था। 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, रिमेनिंग 40 में आपको आने वाले समय में बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑफ गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको क्या ये फॉर्मेट पसंद आया? जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, जितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, क्या आपको ये अच्छा लगा? जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आपने इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप को भी आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप पर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आने जा रहा हूँ। एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड यूपीपीसीएल जेई का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उस बैच के अंदर। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको करवाऊंगा जो कि इन सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। और आप लोग मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा समझ ही गए होंगे, मैं चीजों के जड़ में जाता हूं जो कि हर एक स्टूडेंट का रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइएगा। टेक केयर।